हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल कोड M2R5 को, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। और आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 में आए हुए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में। और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले मैं पार्ट 1 ले चुकी हूँ जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सभी पार्ट्स के साथ। आज हम 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बचेगा, उस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे मैराथन क्लास में, ठीक है। जी हाँ, आपके लिए एक मैराथन क्लास अरेंज करी जा रही है। हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग मैराथन क्लास आएगी। उस मैराथन क्लास में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने खुद से डिज़ाइन किए हैं आपके लिए। हर एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन से वो क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उस मैराथन क्लास में, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस बच गए होंगे हमारे डिस्क्रिप्टिव वाले, उन्हें मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगी एंड में, ठीक है। और आपकी मैराथन क्लास हर एक मॉड्यूल वाइज आएगी, ठीक है। M1 के लिए भी, M2, M3 और M4, R5 सभी के लिए मैराथन आएगी। वो मैराथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 2 to 2.5 आवर्स की आपकी मैराथन क्लास होगी। एग्ज़ाम से पहले उसे ज़रूर से देख जाना, ठीक है, क्योंकि अभी 2-3 दिन में मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा दूंगी जो पाइथन के बचे हुए हैं, और IoT के भी जो क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें कवर करवा दूंगी। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे काम करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस रह जाएंगे हमारे, उन्हें उसी में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, 8 गेस्ट पेपर्स आर अवेलेबल, और 200 रुपीज़ में आपको ये 8 गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर अवेलेबल है विद आंसर की, एंड हर एक मॉड्यूल के 2-2 पेपर्स अवेलेबल है। इस नंबर पे बात करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्लास को स्टार्ट, और यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें पार्ट ए है, व्हाट आर HTML फ्रेज टैग्स एक्सप्लेन। तो यहाँ पे 7 मार्क्स का देखो आपका ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे HTML फ्रेज टैग्स के बारे में पूछा गया है, और 7 मार्क्स मतलब आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर 7 टैग्स एटलीस्ट एक्सप्लेन करेंगे फ्रेज टैग्स के, ठीक है। काफ़ी सारे फ्रेज टैग्स होते हैं, लेकिन आपको अगर 7 भी आते हैं या फिर 5 भी आते तो आप कर सकते हो, ठीक है। 7 इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 7 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था, तो आप एटलीस्ट 7 तो करो। अगर आपको 7 नहीं आते तो आप 5 कर सकते हो, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं फ्रेज टैग्स को समझना। हम पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फ्रेज टैग्स देख चुके हैं, आज हम उन्हें डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। द HTML फ्रेज टैग्स आर स्पेशल पर्पस टैग्स विच डिफाइंस द स्ट्रक्चरल मीनिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ टेक्स्ट और सिमेंटिक्स ऑफ द टेक्स्ट। बेसिकली फ्रेज टैग्स क्या होते हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस टैग्स। इन्हें हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाते हैं अपने टेक्स्ट में, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिमेंटिक का मतलब भी मीनिंग ही होता है, एक टेक्स्ट को एक मीनिंग प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल ABBR एब्रीवेशन टैग होता है, ये इंडिकेट्स दैट द फ्रेज कंटेन्ड द एब्रीवेशन वर्ड, ठीक है। अगर आपको एब्रीवेशन डालनी है अपने टेक्स्ट में तो इसके लिए आप ABBR टैग का इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारे फ्रेज टैग्स होते हैं, जैसे कि ABBR, स्ट्रॉन्ग टैग, मार्क टैग, एम्फसाइज टैग एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे टैग्स को देखने वाले हैं। अगर बेसिक आपसे पूछेंगे फ्रेज टैग्स क्या होता है, तो आप ये बताओगे कि ये बेसिकली होते हैं आपके स्पेशल पर्पस टैग्स, जो कि आपके ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को स्ट्रक्चरल मीनिंग या फिर सिमेंटिक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो। इसके बाद आपको हर एक टैग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको बहुत कम देने हैं ताकि आपका टाइम बच जाए और आप बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो देखो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप के फ्रेज टैग की, जो कि आपका है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। इसे बोलते हैं EM टैग, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं इसे पहले ही। देखो क्या होता है ये, The EM tag is used to emphasize the text and this tag displays the italic font in a browser। तो आप जानते हो कि italic करने के लिए हम I tag का इस्तेमाल करते हैं। I tag लिखा, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दिया,
फिर आई टैग को हमने बंद कर दिया। इसी सेम तरीके से आपका काम करता है एम्फसाइज टैग, ठीक है। तो ये आपके कंटेंट को एम्फसाइज भी कर देता है और इटैलिक भी कर देता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि EM टैग टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो वो इसे इटैलिक फॉन्ट में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MCQ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। It simply means anything written within the EM tag is shown as emphasize tag. Emphasize मतलब थोड़ा सा आपने उसके ऊपर मान लो, मतलब आप अपने टेक्स्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे थोड़ा ज़ोर देना चाहते हो, तो उसके लिए आप EM टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो EM लिखते हैं यहाँ पे आपका टेक्स्ट का कंटेंट और आप इसे क्लोज करते हो। ये स्टार्टिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हमने P टैग का इस्तेमाल किया, आप सब लोग जानते हो P टैग आपका पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ टैग है ये। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग को, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ। M2R5 की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें हर एक टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस पेपर के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं आपके लिए क्लासेस बना के लेके आ रही हूँ। लेकिन अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी मेरी क्लासेस देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, P टैग को हमने यूज़ किया है पैराग्राफ टैग के लिए, पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए। HTML इज़ एन, यहाँ मैंने EM टैग लगाया, ईजी EM टैग बंद किया, टू लर्न द लैंग्वेज, ठीक है। अब मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के स्टेटमेंट के अंदर इस ईजी वाले टेक्स्ट के ऊपर एम्फसाइज करना था, ठीक है, मतलब इस पर जोर देना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे EM टैग का इस्तेमाल किया। अब देखो आप कैसे आपके वेब ब्राउज़र में ये वाली लाइन प्रिंट होने वाली है, तो देखते हैं। HTML इज़ एन, देखो ईजी, आपको ये थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, आपको ये इटैलिक दिख रहा होगा, ईजी। HTML इज़ एन ईजी टू लर्न लैंग्वेज, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको अलग से एम्फसाइज लग रहा है, तो ये काम होता है आपके एम्फसाइज टैग का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करके आना है, पहले बताना है कौन सा टैग है, क्या सिंटेक्स होता है उसका, क्या उसका एग्जाम्पल है। छोटा सा एग्जाम्पल आप देख के आओ इस तरीके से। बड़ा एग्जाम्पल कैसे होता है मैं दिखाती हूँ, लेकिन आपको बड़ा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरा HTML हेड बॉडी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम में, जो कि वहाँ पे टाइम आपको सेव करना होता है, ठीक है। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है, इसलिए आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं देने, आप छोटे छोटे स्निपेट लिख के आओ, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका रिजल्ट है। आपको इस तरीके से क्या करना है, सिर्फ ये लाइन लिख के आनी है आउटपुट के अंदर, दिखाने के लिए कि आपका EM टैग लगाने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट लगाया है, आप क्या करोगे वहाँ पे, ये आपने एग्जांपल दिया, उसके बाद आउटपुट लिखोगे ऐसे और ये लाइन लिख के आओगे HTML इज़ एन, और ईजी को थोड़ा सा इटैलिक में लिख देना, ये दिखाने के लिए कि हमने EM टैग का कैसे यूज़ किया है और क्या हमारा आउटपुट आया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड टैग के बारे में, और ये है आपका टेक्स्ट एब्रीविएशन टैग। दिस टैग इज़ यूज्ड टू एब्रीविएट अ टेक्स्ट। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट के लिए हम GOVT लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एब्रीविएशन होती है हमारी। तो अगर आपको एब्रीविएशन इंक्लूड करनी है अपने टेक्स्ट में, तो इसलिए आप यूज़ करोगे ABBR टैग को। टू एब्रीविएट अ टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट बिटवीन ABBR एंड /ABBR टैग, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसका। देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीट एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, बट ऐसा एग्जाम्पल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतना भी लिख के आओगे ना तो ये भी सफिशेंट है आपके एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये हेड बॉडी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या है, मैंने यहाँ पे आपके लिए स्मॉल एग्जाम्पल ऊपर लिख दिया है, ऐसे आपको एग्जाम्पल दे के आना है एग्ज़ाम में। लेकिन एक्चुअली में कैसे हम कोडिंग करते हैं HTML में, ये समझाने के लिए मैंने ये पूरा एग्जाम्पल इंक्लूड किया है। एग्ज़ाम में आपको अगर लिखना हो तो सिर्फ यही लिख के आओगे, इससे भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो डॉक टाइप HTML लिखते हैं, HTML हेड बंद किया, हेड के अंदर आप टाइटल टैग को इंक्लूड कर सकते हो इफ़ यू वांट टू इंक्लूड, अगर नहीं करना है तो मत करिए, कोई मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है। फिर बॉडी को स्टार्ट करेंगे कंटेंट के लिए, फिर H2 हमने यहाँ पे यूज़ किया। H2 क्या होता है आपका, हेडिंग टैग होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। H2 को बंद किया, फिर हमने P टैग को स्टार्ट किया एंड अब हमने यहाँ पे ABBR लगा दिया। ABBR के अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है टाइटल,
ठीक है, टाइटल हमने यूज़ किया है एट्रीब्यूट इज इक्वल टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर आपने इस टैग को बंद किया, फिर उसके बाद HTML लिखा, फिर इस ABBR को बंद किया। लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू क्रिएट द वेब पेज। बेसिकली हमने क्या किया है, मैं एक बार आपको साफ साफ दिखाती हूँ। देखो, हमने एक्चुअली में थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, क्या किया है हमने यहाँ पे, क्या किया है, यहाँ से देखो, हमने इस ABBR टैग में लिखा है HTML, मतलब मैं इस HTML पर एब्रीविएशन लगाना चाहती हूँ। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप सब लोग जानते हो। इसको मैंने डाल दिया है टाइटल के अंदर। टाइटल क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस टैग की प्रॉपर्टी है टाइटल। इसके अंदर मैंने इसकी पूरी एब्रीविएशन डाल दिया। तो बेसिकली मुझे HTML को एब्रीविएट करना है। और क्या होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको बंद करके मैंने बाकी की स्टेटमेंट कवर कर ली है जो मेरी P टैग के अंदर आती है, और फिर P टैग को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बॉडी बंद करी एंड एंड में HTML को बंद किया, ठीक है। तो देखते हैं, इस तरीके से आपके सामने आपका आउटपुट आएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ना, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया H2 वाला जो लिखा था आपने इसके अंदर। और जो P टैग में आपने लिखा है एन HTML लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है। ये जो आपकी स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट, एन HTML लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, ये आपकी स्टेटमेंट एज इट इज़ आ गई। और आपने क्योंकि HTML पे लगाया था एब्रीविएशन, तो इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट 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 एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे एब्रीविएट कर दिया, ठीक है। तो आपका आउटपुट में सिर्फ ये लिख के आना है और आपको HTML के नीचे डॉट डॉट लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल दोगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको वहाँ पे दे के आने हैं ज़रूर से। अगर एग्जाम्पल नहीं दोगे तो मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल के बिना आप नहीं समझा पाओगे कि इस टैग का क्या यूसेज है। नेक्स्ट आपका है मार्क्ड टैग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। द कंटेंट रिटर्न बिटवीन द मार्क एंड मार्क टैग, ठीक है, ये क्लोजिंग है, ये आपका ओपनिंग है। विल शो एज येलो मार्क ऑन द ब्राउज़र। आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि मार्क टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट किस कलर के मार्क से रिप्रेजेंट होता है। तो आप बोलोगे येलो मार्क, ठीक है, सिर्फ येलो कलर से ही आता है और कोई कलर नहीं आता है, ठीक है। दिस टैग इज़ यूज टू हाईलाइट करने के लिए। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे किसका, मार्क्ड टेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ से आपके MCQ भी तैयार हो रहे हैं, तो इसे भी आप करते जाओ, ठीक है। तो लिख देना आपने एग्ज़ाम में कि मार्क टैग का इस्तेमाल हम करते हैं हाईलाइट करने के लिए, और येलो कलर का मार्क आता है हाईलाइट करने के लिए उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, P टैग के अंदर हमने लिखा दिस टैग विल, मार्क यहाँ पे इस्तेमाल किया, और हाईलाइट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है इस मार्क टैग के बीच में, द टेक्स्ट। तो क्या होगा, जो ये हाईलाइट है सिर्फ यही येलो कलर के मार्क से रिप्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से दिस टैग विल हाईलाइट द टेक्स्ट, तो इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो। और एग्जाम में हाईलाइट करने के लिए आप क्या करना, लाइट क्या करना, अपने पेन से ऐसे करके आ जाना और वहाँ पे ऐसे एरो कर देना कि इन येलो कलर, क्योंकि आपके पास येलो कलर तो होगा नहीं एग्जाम में, है ना। तो आप अपने पेन से, अपने पेंसिल से ऐसे ऐसे कर देना लाइट इसके ऊपर, और यहाँ लिख देना इन येलो कलर, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि आपको दिखाना है कि येलो कलर में यहाँ पे मार्क आता है मार्क टैग के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिख के आने हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मैंने बहुत ही मतलब कंसाइज फॉर्मेट में आपके लिए आंसर्स लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में बहुत आसानी हो, और ऐसे ही लिख के आना है। बहुत बड़ा लिख के नहीं आना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपको 7 टैग्स बताने हैं। हर टैग में अगर आप 3 लाइन लिख के आओगे तो बहुत है, ठीक है, काफ़ी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, आपका टेक्स्ट क्या होता है, बोल्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, बोल्ड होता है। जैसे आपके बी टैग में होता है ना, बी टैग फॉर बोल्ड, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो बीच में, तो वो टेक्स्ट क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। उसी तरीके से आप स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ कर सकते हो बोल्ड करने के लिए। ये बोल्ड है। अब देखो, दिस टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द कंटेंट। अगर आपको अपने कंटेंट के इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को दिखाना है,
आपको पता है कि हम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को क्या करते हैं, हमेशा बोल्ड रखते हैं ताकि वो आराम से दिख जाए, उसमें डिफरेंस पता लगे कि नॉर्मल टेक्स्ट कौन सा है और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट कौन सा है। द टेक्स्ट रिटन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग टैग्स विल बी डिस्प्लेड एज द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट से। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, P टैग में इन HTML इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ स्ट्रॉन्ग लोअर केस स्ट्रॉन्ग वाइल राइटिंग अ कोड। यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ टैग में लिखा है ना, वो भी आपको समझाने के लिए लिखा है। आप सब लोग जानते हो कि HTML में क्या होता है, HTML में रिकमेंडेशन ऐसी होती है कि आप क्या करो, कोड करते वक्त लोअर केस का यूज़ करो, बट आप अपर केस का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपकी HTML कैसी होती है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखी है ना, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, HTML में ऐसा रिकमेंडेशन होता है कि आप लोअर केस को यूज़ करो राइटिंग अ कोड वाइल राइटिंग अ कोड। तो ये डेफिनेटली सच बात है, ऐसा रिकमेंडेशन होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी ऐसा दिया है कि आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हमने लोअर और केस लिखा है, तो लोअर केस जो आपका यहाँ पे आएगा वो आपका बोल्ड में आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इन HTML इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ लोअर केस आपका आ गया बोल्ड में वाइल राइटिंग का कोड। तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट बात करेंगे 5th पॉइंट की, डेफिनेशन टैग। व्हेन यू यूज़ द डेफिनेशन टैग के लिए हम यूज़ करते हैं DFN। आपसे MCQ में पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन टैग के लिए कौन सा करेक्ट टैग है। आपको मान लो एक ये दे दिया, एक आपको ये दे दिया DEF, एक दे दिया डेफिनेशन, और एक दे दिया डिफाइन। तो ये ABCD कर दिया, ABC और D। MCQ में अगर आपको ये दे दिया तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा डेफिनेशन टैग के लिए करेक्ट टैग है, तो आपका ये वाला होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे MCQ भी तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, व्हेन यू यूज़ द डेफिनेशन टैग, DFN से होता है। ठीक है, इट अलाउ टू स्पेसिफाई द कीवर्ड ऑफ द कंटेंट। अगर आपको अपने कंटेंट के लिए कोई कीवर्ड डिफाइन करना है तो इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे डेफिनेशन टैग का। तो यहाँ पे कीवर्ड के लिए यूज़ करते हैं डेफिनेशन टैग का। ठीक है, फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, P टैग के अंदर डेफिनेशन लिखा, HTML लिखा, डेफिनेशन इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। तो मुझे अपने HTML को एज अ कीवर्ड दिखाना है, इसीलिए मैंने इसको डेफिनेशन टैग के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपका आएगा HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। थोड़ा सा आपको दिखेगा अलग तरीके से ये HTML। और यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि देखो HTML थोड़ा सा स्लांट आ रहा है, बाकी कंटेंट से हल्का सा स्लांट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन टैग को जब यूज़ करना, जब आपको कोई कीवर्ड रखना हो, ठीक है, अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो उसमें कोई कीवर्ड सेट करना है तो इसके लिए आप यूज़ करोगे डेफिनेशन टैग का। तो आपको इस तरीके से आउटपुट दे के आना है अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इज़ एड्रेस टैग। एड्रेस टैग क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बहुत से टैग पढ़ा दिए ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई और दिख जाता है तो उसका आंसर भी आप कर पाओ। ठीक है, एन HTML एड्रेस टैग डिफाइंस द कंटेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द कंटेंट। अगर आपको ऑथर ऑफ द कंटेंट, जिसने भी कंटेंट लिखा है उसके ऑथर की इंफॉर्मेशन देनी है तो इसके लिए आप एड्रेस टैग का यूज़ करोगे। द कंटेंट रिटन बिटवीन द एड्रेस एंड एड्रेस टैग देन इट विल बी डिस्प्लेड इन द इटैलिक फॉन्ट में डिस्प्ले होगा वो जो कंटेंट आप लिखोगे एड्रेस के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, एड्रेस लिखा आपने, यू कैन आस्क योर क्वेरीज बाय कॉन्टैक्ट अस ऑन अ, फिर यहाँ हमने लिंक लगा दिया AHREF। ए क्या होता है, एंकर टैग, लिंक लगाने के लिए होता है, सबको पता होगा आई होप सो, एंकर टैग। HREF क्या होता है आपका, हाइपर लिंक रेफरेंस दे रहे हैं हम, इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिंक लगाओगे और यहाँ पे आपने एग्जाम्पल 1 2 3 @ ओके, यहाँ पे ना ये स्पेस हो गया, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, ये यहीं पे आएगा, न्यू डोमेन, इस तरीके से, ये गलती से स्पेस आ गया, domain.com, ऐसे ऐसे था ये। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा ही देती हूँ।
ऐसे चाहिए, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एड्रेस टैग के अंदर यहाँ पे आपका स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग है। एड्रेस मैंने लिखा है यू कैन आस्क योर क्वेरीज बाय कॉन्टैक्ट अस ऑन, और यहाँ मैंने लिंक लगा दिया है। मतलब जो ये कंटेंट है ना, example123@newdomain.com, ये पूरी आपकी एक ईमेल है, ठीक है, एक ईमेल है, और यहाँ पे ए टैग को बंद कर दिया। तो ये जो ईमेल है ना, ये आपकी लिंक लग गया एंकर टैग का इस्तेमाल करके, तो ये आपको दिखाई देगा अलग से कलर में, ठीक है। और लिंक लगाते हैं जब हम, तो कौन सा कलर आता है आपका, आता है कौन सा, ब्लू कलर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, BR टैग लगाया, उसके बाद यू कैन ऑल्सो विजिट एट, फिर BR लगाया 58S गारफील्ड स्ट्रीट विला रिका GA 30187, ठीक है। तो पूरा एड्रेस लिख दिया इसके अंदर, और फिर एड्रेस को हमने बंद कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। देखो आप ध्यान देना, यहाँ पे जो भी आपने लिखा है ये सब इटैलिक फॉन्ट में गया है, ठीक है, सब कुछ आपका इटैलिक हो गया है ये एक तरीके से, ठीक है। और यू कैन आस्क योर क्वेरीज बाय कॉन्टेक्ट अस ऑन द example123@newdomain.com, यू कैन ऑल्सो विजिट एट, जो आपने लिखा है ये सब कैसा हो गया आपका, इटैलिक हो गया है एड्रेस टैग के अंदर जो भी लिखा है, और जो आपने यहाँ पर लिंक लगाया था ये आपका लिंक लग गया है, ठीक है। अगर आप लिंक पर एक बार क्लिक कर देते हो तो वो होता है विजिटेड लिंक, और वो फिर हो जाता है पर्पल कलर का, ठीक है। अगर आपने लिंक लगाया है हाइपर लिंक और उसको आपने एक बार क्लिक कर दिया, मतलब उसे आपने एक बार विजिट कर लिया, तो वो फिर ब्लू कलर से कन्वर्ट होके पर्पल कलर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया एड्रेस टैग को भी। अब आपका लास्ट रह गया है, वो आपका है कोड टैग्स। मैंने यहाँ पे 7 इसलिए लिखे हैं बिकॉज 7 मार्क्स में आपको काफ़ी कुछ लिख के आना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन मान लो आपको वहाँ पर 5 ही याद आ रहे तो आप 5 ही लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन पूरे नंबर के लिए आपको एटलीस्ट 7 तो लिख के आने चाहिए। वैसे बहुत से होते हैं आपके फ्रेज टैग्स, और भी होते हैं, जैसे कि कोटेशंस के लिए होते हैं, शॉर्ट कोटेशंस के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखो कोड टैग्स, द HTML कोड टैग एलिमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कोड। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग कोड रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए आप कोड टैग का यूज़ करोगे, ठीक है। कंप्यूटर जो कोडिंग होती है ना, उसके लिए अगर आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है कोई कोड, तो आप कोड टैग का वहाँ पे यूज़ करोगे। इट विल डिस्प्ले द कंटेंट इन द मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि कोड टैग कंटेंट को किस फॉन्ट में रिप्रेजेंट करता है, तो ये मोनोस्पेस्ड फॉन्ट में करता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब इसका मतलब क्या है, मोनोस्पेस्ड फॉन्ट मतलब जितने भी आपके करेक्टर्स होंगे ना आपके फॉन्ट में, उन सब के बीच में इक्वल स्पेस आएगा, एक एक का स्पेस। कौन सा स्पेस, एक एक का स्पेस, एक एक यूनिट का स्पेस होगा, तो मोनो स्पेस, ठीक है। मोनो मतलब एक। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। पी टैग में फर्स्ट जावा प्रोग्राम आपने लिखना है। मान लो आपको जावा का प्रोग्राम का एक स्निपेट ऐड करना है अपने HTML वेब पेज पे, तो इसके लिए आपने पी टैग में कोड का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्लास सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हेलो जावा, कोड को बंद करा, पी टैग को आपने बंद कर दिया, ठीक है। फिर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और देखो यहाँ पे जो आपका कोड टैग में लिखा हुआ जो कोड था जावा का, वो आपको मोनोस्पेस्ड फॉन्ट में दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे इस वाले फॉन्ट में और इस वाले फॉन्ट में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोड टैग का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर कोड को ऐड कर सकते हो ऑन द HTML वेब पेज। तो आई होप सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो A है वो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे इसके B पार्ट पे। एक मिनट, B पार्ट अब देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे B पार्ट देखते हैं। एक्सप्लेन 5 CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट द HTML एलिमेंट्स। तो आपसे यहाँ पर 5 CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज पूछी हैं, ठीक है। तो देखते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, और आपको यहाँ पे कोई 5 CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे हो सकता है। सोल्यूशन नंबर B, CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी।
CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट्स ऑन द एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में कोई चेंजेस करने हैं, इफेक्ट्स डालने हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, द CSS background property is a shorthand property for specifying the background of an element। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही बारी में लगानी है तो इसके लिए आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका नाम है बैकग्राउंड। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, रिपीट है, अटैचमेंट है, पोजीशन है। अगर सबको आपको एक बारी में लगाना है तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपकी होती है बैकग्राउंड। ठीक है, There are 5 CSS background properties that affect the HTML elements। तो वो कौन सी है? बैकग्राउंड कलर, आप उसका कलर सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड रिपीट कर सकते हो, बैकग्राउंड में अटैचमेंट लगा सकते हो, और बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, तो ये सारी 5 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो देखो यहाँ पर जो आपको मैंने बताया है ना ऊपर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है आपकी बैकग्राउंड, जिसके हेल्प से आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही बारी में सेट कर सकते हो। तो वो आपकी इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, द सिंटेक्स ऑफ CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज़ सेलेक्टर, जिसके ऊपर आप लगा रहे हो, उसके बाद आपका करली ब्रेसेस, बैकग्राउंड, कॉलन और फिर इसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट करोगे क्या बैकग्राउंड के प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे हर एक प्रॉपर्टी के बारे में। पहले बात करेंगे CSS बैकग्राउंड कलर के बारे में, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द एलिमेंट। अगर आपको किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड में कलर सेट करना है तो इसके लिए आप यूज़ करोगे CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देख लो, डॉक टाइप HTML। ठीक है, HTML हेड। अगेन आपको पूरा एग्जाम्पल लिख के नहीं आना है, आप सिर्फ अगर इतना भी लिख के आते हो ना, इतना तो काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, इतना लिख के आ जाना बहुत होगा आपको समझाने के लिए, बिकॉज आपको एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के बिना आपका हर एक आंसर अधूरा है, बिकॉज ये 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, इसीलिए। ठीक है, तो आप जानते हो कि CSS को इंक्लूड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल टैग का। 1 मिनट देना। ठीक है, H2 और P दो एलिमेंट के ऊपर हम लगा रहे हैं क्या? आपका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसके बाद हमने कलर सेट कर लिया #B0D4DE, ये कोड होता है। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप सिंपली यहाँ पे 1 मिनट आप यहाँ पे कलर लिख दो, जैसे कि आपने यहाँ 1 मिनट, अगर आपको ये कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे रेड भी लिख सकते हो, ब्लू भी लिख सकते हो, ग्रीन भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कलर लिख सकते हो या फिर आप कलर कोड दे सकते हो। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करा और यहाँ पे स्टाइल टैग को बंद कर दिया, फिर हेड को बंद किया, बॉडी को स्टार्ट किया, माई फर्स्ट CSS पेज, ये आपका H2 है, और P में क्या है? हेलो ओ लेवल JS अड्डा, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ CSS बैकग्राउंड कलर। P टैग को बंद किया, बॉडी बंद करके HTML को बंद किया। ठीक है, तो मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हुई है मेरे YouTube पे जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, CSS बॉक्स प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है। तो लास्ट टाइम आपको पूछी थी CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मे बी आपसे इस बार पूछ ले CSS बॉक्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? प्लेलिस्ट में जाना है और सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेना है। ठीक है, क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, आप जाके उसे देख सकते हो। अगर मैं दोबारा वही चीज़ें पढ़ाती रहूँगी तो वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप YouTube पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, M2R5 की आपको CSS चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, उसमें आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। देखो, अगर लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया था CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ से, तो इस बार भी पूरा चांस है कि यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और आपके सिलेबस में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है, मैं एक बार दिखा देती हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है आपके सिलेबस में। देखो, ये आपका सिलेबस है पूरा, इसके अंदर यहाँ पे M2R5 में आएंगे, थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा। ये देखो, ये आपका है सिलेबस M2R5 के लिए। यहाँ पे आप आओगे नीचे तो देखो, यहाँ पे देखो लास्ट टाइम आपसे पूछा था CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके अलावा देखो बैकग्राउंड ये रहा, इसके अलावा आपके पास ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ है, बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है, लिस्ट प्रॉपर्टीज़ है, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ है, पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी CSS प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ये सारे आपको कहाँ मिलेंगी?
आपको मिलेगी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। M2R5 की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप सारी प्रॉपर्टीज़, इवन पूरा सिलेबस मैंने यहाँ तक वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग तक सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाई है इसके अंदर। फ़ोटो एडिटर पढ़ाया है मैंने, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS पढ़ाया है, CSS फ्रेमवर्क, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन लास्ट टाइम देखने को मिला था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब चीज़ पढ़ाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आराम से इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको ढूंढनी है ये क्लासेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की ये वाली प्लेलिस्ट है, और M1R5 की ये वाली प्लेलिस्ट है। ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 10 days 10 टॉपिक सीरीज़, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें IoT और पाइथन के 10 टॉपिक्स मैंने करवाए थे, 10 टॉपिक्स दोनों के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल्स की आपको मिल जाएगी वीडियोस, जो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप आना M2R5 पे, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरी आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारी क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो आप कोई सी भी क्लास यहाँ से देख सकते हो, और पूरा सिलेबस आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हो। जिनको लगता है ना कि प्रॉपर्टीज़ और पढ़नी है तो वो यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ वो वाली वीडियो जहाँ मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, 1 मिनट, CSS की वो वाली वीडियो, आई थिंक इसमें होगी वो क्लास। हाँ देखो, CSS बॉक्स प्रॉपर्टीज़ एंड लिस्ट, इससे पहले मैंने कुछ और पढ़ाया हुआ इसके अंदर। नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, लेकिन आप देख लेना यहाँ पे देखो बॉक्स प्रॉपर्टीज़ एंड CSS लिस्ट की क्लास है। तो ये तीनों जो क्लास है आपकी, ये तीनों आपकी CSS की क्लास है। उसके बाद जो नीचे है डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क की क्लासेस है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है इसलिए बफरिंग हो रही है, तो आप इसे एक्सेस करना ज़रूर से काफ़ी होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपकी CSS बैकग्राउंड इमेज की, सॉरी CSS बैकग्राउंड कलर की, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ था अभी। तो मैंने यहाँ पर H2 और P इन दोनों पे लगाया था क्या, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इस कलर का जो कोड है ना, वो आपका ये ब्लू कलर का कोड है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर है, मतलब सी ब्लू कलर है। तो यहाँ पे देखो H2 पे और आपके P पर, दोनों एलिमेंट पे आपके बैकग्राउंड में ये वाला कलर शो होने लग गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रेड लिखते तो यहाँ पे रेड कलर आ जाता है इनके बैकग्राउंड में। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट पर कलर लगा सकते हो उसके बैकग्राउंड में यूजिंग बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट एन इमेज एज अ बैकग्राउंड ऑफ अ एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो इसके लिए आप बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट द इमेज कवर्स द इंटायर एलिमेंट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो इमेज है वो पूरा इंटायर एलिमेंट कवर करती है। यू कैन सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर अ पेज लाइक दिस। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देखो इस तरीके से आपने पूरी क्या लगा दी, इमेज लगा दी। तो यहाँ पे अगेन आप एग्जाम्पल को छोटा कर सकते हो, ये HTML हेड ये सब इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू करो स्टाइल से और यहाँ तक लिख दो स्टाइल। बॉडी में आपने क्या किया है, बैकग्राउंड इमेज आपने URL दिया, URL के ब्रैकेट में आपने उस पर्टिकुलर इमेज का लिंक दे दिया, कहाँ पे उसका URL है। तो paper1.gif हमारी इमेज का नाम है। फिर आपने मार्जिन सेट कर दी, इसकी मार्जिन लेफ़्ट 100 पिक्सल, मतलब लेफ़्ट साइड से इसके जो मार्जिन है वो 100 पिक्सल रहेगी। फिर स्टाइल को बंद किया, हेड बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी, हेलो O लेवल GS अड्डा। तो ये जो आपकी लाइन है H1 के अंदर, ये आपकी इसमें आ जाएगी, ये आपका कंटेंट है H1 में, ठीक है। तो आपका जो भी कंटेंट है उसके बैकग्राउंड में लग जाएगी ये वाली इमेज। तो देखो इसके बैकग्राउंड में ये वाली इमेज लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी बंद किया, HTML बंद किया। अब देखो एक चीज़ और, द बैकग्राउंड इमेज शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट कलर।
देखो अगर आपके टेक्स्ट का कलर भी होता है येलो, तो येलो के ऊपर येलो बैकग्राउंड की इमेज समझ में नहीं आती, इसीलिए आपको ध्यान से कलर चूज़ करना है ताकि आपके बैकग्राउंड पे आपका टेक्स्ट भी विजिबल हो पाए। द बैड कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इमेज मे कॉज अ पुअर डिज़ाइंड एंड नॉट रीडेबल वेब पेज। अगर आप यहाँ पे येलो कर देते, हेलो ओ लेवल जीएस अड्डा येलो कलर में आता और बैकग्राउंड भी येलो है, तो वहाँ पे आप कुछ पढ़ नहीं पाते, तो वो आपका नॉट रीडेबल वेब पेज बन जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, CSS बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट्स द बैकग्राउंड इमेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें बैकग्राउंड रिपीट का मतलब क्या है कि आपको बैकग्राउंड में जो इमेज लगी है उसे रिपीट करना है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है ना, वो बैकग्राउंड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट करती है। सम इमेजेस आर रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, बट कुछ इमेज जो होती है, जो छोटी इमेज होती है, वो या तो वर्टिकली होती है या फिर वर्टिकली के अलावा हॉरिजॉन्टली होती है, लेकिन बाकी सारी बड़ी बड़ी इमेजेस वर्टिकली भी होती है और हॉरिजॉन्टली भी रिपीट होती ही होती है। ठीक है, द बैकग्राउंड लुक बेटर इफ़ द इमेज रिपीटेड हॉरिजॉन्टली ओनली। अगर आपकी इमेज छोटी है और अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली ही रिपीट कर रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा लुक देती है आपका। ठीक है, अब देखो रिपीट करने के लिए आपको क्या सिंटेक्स यूज़ करना है, तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी कॉलन रिपीट एक्स। एक्स का मतलब है आपको हॉरिजॉन्टली अगर अपनी इमेज को रिपीट करवाना है, हॉरिजॉन्टली करवाना है, तो इसके लिए आप रिपीट एक्स करोगे। आप जानते हो आपकी एक्सिस होती है इस तरीके से, एक्स एक्सिस, और ये होती है आपकी वाई एक्सिस। तो एक्स आपकी हॉरिजॉन्टली के लिए और वाई आपकी वर्टिकल के लिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखो स्टाइल बॉडी बैकग्राउंड इमेज लगा दी आपने URL। हमेशा आपको जब बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो इमेज के साथ ही करनी है, बिकॉज रिपीट क्या करना है, इमेज तो रिपीट करनी है, तो पहले आप इमेज लगाओगे उसके बाद ही रिपीट लगाओगे। ठीक है, इमेज लगा दी और फिर आपने यहाँ पे रिपीट कर दिया एक्स, मतलब कैसे, हॉरिजॉन्टली, और फिर स्टाइल बंद किया, हेड बंद किया, बॉडी, यहाँ पर हमारी बॉडी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई H1 हेलो ओ लेवल जीएस अड्डा बॉडी और HTML। देखो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हमने जो ये प्रॉपर्टी लगाई है ना, ये बॉडी पे लगाई है, मतलब बॉडी में जो भी कंटेंट आएगा ना, जो भी कंटेंट, उस सब पर आपकी इमेज लग जाएगी और रिपीट भी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ऊपर भी ऐसे ही हुआ था। देखो यहाँ पे हमने बॉडी पे ही लगाया था, मतलब बॉडी में जो भी कंटेंट आएगा, H1 आए, P आए, जो भी आएगा, उन सब पर आपका इमेज लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो कंटेंट है H1 में हेलो ओ लेवल जीएस अड्डा, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और जो इसका बैकग्राउंड है, देखो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि बैकग्राउंड में और जो इमेज में कलर है वो थोड़ा सा आपका कैसा है, बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आपका जो कंटेंट है वो हाइड हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपको कंटेंट का कलर थोड़ा आपको और लाइट करना पड़ेगा इस केस में। तो यहाँ हमने इमेज लगा दी, इमेज लगाने के बाद हमने रिपीट कर दिया उसे एक्स में, तो एक्स मतलब वो आपकी हॉरिजॉन्टली इस तरीके से रिपीट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है आपकी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। और अगर आप चाहो तो आप बैकग्राउंड रिपीट डॉट डॉट रिपीट वाई भी लगा सकते हो। ठीक है, ये भी लगा सकते हो अगर आपको वर्टिकली रिपीट करनी है अपनी इमेज को। नेक्स्ट इज CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट लगानी है अगर आपको, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टीज यूज टू स्पेसिफाई इफ द बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स्ड और स्क्रोल विद द रेस्ट ऑफ द पेज इन द ब्राउज़र विंडो। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे समझो। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी आपने लगा दी है, उसके बाद आप यूज़ करते हो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई इफ द बैकग्राउंड इमेज इज़ फिक्स्ड और स्क्रोल। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर मान लो मैंने ये वाली इमेज लगाई है, ये मेरी इमेज है, अब मैं इसे यहाँ से स्क्रॉल कर रही हूँ, ये मैंने स्क्रॉल किया, तो स्क्रॉल करने पर क्या हो, मेरी इमेज भी स्क्रॉल हो गई। ठीक है, वो एक जगह पे नहीं रुकी, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी इमेज है वो फिक्स्ड नहीं है, वो क्या है, स्क्रॉल है। दो यहाँ पे अलग अलग आपकी वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू और स्क्रॉल वैल्यू। मतलब आपको देखना है कि जो आपकी ब्राउज़र विंडो है, ब्राउज़र विंडो के कंटेक्स्ट में आपकी इमेज किस तरीके से बिहेव कर रही है, वो फिक्स्ड है या वो स्क्रॉल है। इफ़ यू सेट फिक्स्ड द बैकग्राउंड इमेज देन द इमेज विल नॉट मूव ड्यूरिंग द स्क्रोलिंग इन द वेब ब्राउज़र। अगर आपने अपनी इमेज को फिक्स कर दिया, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करती
तो मेरी इमेज उस जगह पे ही रहेगी और कंटेंट ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा, लेकिन इमेज अपनी जगह से नहीं हिलेगी। लेकिन क्या है, यहाँ पर तो इमेज हिल रही है। हालांकि ये एग्जांपल एक तरीके से मैंने समझाने के लिए आपको बताया किस तरीके से काम करेगा आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। अगर बात करूँ मैं आपके HTML ब्राउज़र की, जहाँ पे ब्राउज़र में आपको दिखाई देगा HTML, वहाँ पे ऐसा होगा कि अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपकी इमेज अगर फिक्स्ड है तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द फिक्स्ड बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा लगा दिया, आपको समझाने के लिए लगाया है, लेकिन एग्ज़ाम में आप लिख के आओगे तो आप सिर्फ इतना ही लिख के आओगे, इतना ही सफिशेंट होगा आपको। ठीक है, इतना लिख के आना। अब देखो यहाँ पे क्या है, डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल में बॉडी पे आपने लगाया है बैकग्राउंड इमेज। देखो बैकग्राउंड, यहाँ पे मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। शॉर्ट हैंड का यूज़ किया तो मैंने यहाँ पे कलर भी लगा लिया और इमेज भी लगा लिया। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड से आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को एक ही बारी में सेट कर सकते हो। तो बैकग्राउंड वाइट लगा दिया, URL लगा दिया ये। ठीक है, तो बैकग्राउंड का कलर तो वाइट हो गया और यहाँ पे इमेज लगा दी। इसके बाद बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट लगा दिया, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ना हॉरिजॉन्टली करना है ना वर्टिकली करना है। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दी है और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल कर दिया है। ठीक है, और स्टाइल को बंद कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना बड़ा इंक्लूड किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमने क्या किया, ये वाला P टैग यहाँ बहुत से लिख दिए, P टैग्स। दिस इज़ अ फिक्स्ड बैकग्राउंड इमेज, स्क्रॉल डाउन द पेज। यहाँ पे हमने क्योंकि फिक्स कर दिया है अटैचमेंट को, तो अगर आप इमेज को मूव करवाना चाहोगे स्क्रॉल करते वक्त तो वो स्क्रॉल नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे देख नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो क्या था, आप देख नहीं पाओगे ऐसे। अगर आप स्क्रॉल करोगे ना इसको, देखो यहाँ पे ना ये इमेज लगी है पीछे, ये इमेज है, इमेज लगी हुई है पीछे। आप अगर इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे अपने वेब ब्राउज़र पे तो आपका जो कंटेंट है ना वो तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो इमेज है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, वो नहीं हिलेगी। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। एग्ज़ाम में अगर आपको आता है तो आप इतना ही स्निपेट लिख के आना, वो सफिशेंट होगा बिल्कुल। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे आखिरी प्रॉपर्टी है आपकी CSS बैकग्राउंड की पोजीशन। The background position property is used to define the initial position of the background image। अगर आपको अपनी इमेज की इनिशियल पोजीशन डिफाइन करनी है तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे CSS बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का। बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द वेब पेज। याद रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज होती है वो आपके वेब पेज के टॉप में लेफ़्ट से शुरू होती है। अब यहाँ पे और भी अलग अलग आपके क्या है पोजीशंस है, सेंटर है, टॉप है, बॉटम है, लेफ़्ट है, राइट है, इन्हें भी आप सेट कर सकते हो। तो टोटल आपकी होती है 5 पोजीशंस। ठीक है, इनको आप याद करना, टोटल कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी इनका नाम याद कर लेना। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको आएगा तो आप इतना ही स्निपेट लिख के आना, सफिशेंट होगा। समझ लेते हैं एक बार क्या है। देखो स्टाइल में आपने बॉडी पे लगाया है, बैकग्राउंड वाइट कर दिया, URL लगा दिया, एक इमेज लगा दी, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, अटैचमेंट को फिक्स कर दिया और पोजीशन क्या है आपकी सेंटर से करा आपने। ठीक है, आपने ये सब कुछ लिख दिया कंटेंट। अब देखो एग्जाम्पल में आपकी जो यहाँ पे इमेज है वो आपकी सेंटर में दिखाई दे रही होगी आपको। अभी तक हमने देखा है जो आपकी इमेजेस हैं वो आपकी यहाँ से शुरू हो रही थी, यहाँ से शुरू हो रही थी, इस टाइप से ऐसे होती है आपकी इमेज शुरू, क्योंकि ये आपकी होती है कहाँ पे, टॉप और लेफ़्ट से स्टार्ट होती है, टॉप लेफ़्ट। लेकिन आपने यहाँ पे क्योंकि सेंटर लिखा हुआ है तो आपकी अब सेंटर में इमेज आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखेंगे तो आपको टॉप लेफ़्ट में इमेज दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे सेंटर करने की वजह से आपकी इमेज सेंटर में आ गई है। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी अच्छे तरीके से। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब नीचे आएंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं यहाँ पे पार्ट ए में कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इनलाइन CSS, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो लास्ट जो आपका पार्ट 1 हुआ था डिस्क्रिप्टिव पेपर का, उस वाली क्लास में हमने इनलाइन CSS को डिस्कस किया था। इवन CSS के सारे टाइप्स 3 टाइप की होती है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS।
तीनों को डिस्कस किया था इन डिटेल में, और यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस भी पूछी हुई हैं। तो पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे एक्सेस कर लेना। वो क्लास भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं ये पार्ट का। इनलाइन CSS क्या होती है? तो सब लोग जानते हैं CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CSS का। तो इसी का आपका एक टाइप है इनलाइन CSS। वी कैन अप्लाई CSS इन अ सिंगल एलिमेंट बाय इनलाइन CSS टेक्निक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, अगर आपको सिंगल एलिमेंट पर लगानी है स्टाइलिंग, तो इसके लिए हम इनलाइन CSS का इस्तेमाल करते हैं। द इनलाइन CSS इज़ ऑल्सो अ मेथड टू इंसर्ट द स्टाइल शीट्स इन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। This method mitigates some advantages of the style sheet, so it is advised to use this method sparingly। अगर आपको सिर्फ सिंगल एलिमेंट पे लगानी है क्या स्टाइलिंग, तो इसके लिए आपके लिए इनलाइन CSS बनाया हुआ है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू यूज़ इनलाइन CSS यू शुड यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा विद द रेलिवेंट टैग, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा विद द रेलिवेंट टैग, तभी आप यूज़ कर पाओगे इनलाइन CSS को। तो यहाँ पे HTML टैग जो भी होगा वो लिखेंगे, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 इसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी 1 इसकी वैल्यू, और ये आपका HTML टैग आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से लगती है इनलाइन CSS, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट पे लगती है, तो आपको हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इनलाइन CSS लगानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने H1 के ऊपर लगाई है। तो H1 स्टाइल, H1 का स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू कलर रेड कर दिया, मार्जिन लेफ्ट, और हर एक प्रॉपर्टी को आप सेपरेट करोगे सेमी कॉलन के साथ, और यहाँ पे सेमी कॉलन से ही आपको बंद भी करना है। इसके बाद H1 में हमने लिखा है इनलाइन CSS इज़ अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, फिर H1 को हमने बंद कर दिया। P टैग यहाँ पर है दिस पैराग्राफ इज़ नॉट अफेक्टेड। अब क्योंकि हमने स्टाइलिंग सिर्फ H1 पे करी है तो पैराग्राफ पे कुछ भी असर नहीं होगा। बॉडी को यहाँ बंद किया, HTML को यहाँ बंद किया, तो देखो यहाँ पे जो आपने H1 में लिखा था वो आपका रेड कलर से हो गया, और उसकी मार्जिन लेफ़्ट साइड से 40 पिक्सल्स यहाँ पर आ गई। देखो यहाँ से मार्जिन देखेंगे तो ये 40 पिक्सल है और यहाँ पे मार्जिन नहीं है। तो ये इनलाइन CSS इज़ अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, ये आपका रेड कलर से विद मार्जिन हो गया है, इस पे इनलाइन CSS अप्लाई हो गई है, इस पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने सिंगल एलिमेंट पर ही H1 पे ही इनलाइन CSS लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दे दिया, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनलाइन CSS की। तो देखो, यू कैन नॉट यूज़ कोटेशंस विद इन द इनलाइन CSS। आप कोटेशंस का इस्तेमाल नहीं करोगे इनलाइन CSS के अंदर। इफ़ यू यूज़ द कोटेशंस द ब्राउज़र विल इंटरप्रेट दिस एज द एंड ऑफ योर स्टाइल वैल्यू, ठीक है। तो आपको कोटेशंस का इस्तेमाल, जैसे मतलब ये देखो, ये आपकी कोटेशंस होती हैं इस तरीके से, तो इसका इस्तेमाल आप नहीं करोगे अपने इनलाइन CSS में, बिकॉज अगर आपने इसका यूज़ किया तो देखो यहाँ पे ये शुरू हुआ, यहाँ पे ये एंड हुआ, तो ये इसको इसकी एंडिंग मान लेगा वरना, ठीक है। इसीलिए आपको कोटेशंस का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये स्टाइल का एंड मान लेता है ब्राउज़र इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी डिसएडवांटेज, दीज स्टाइल्स कैन नॉट बी रीयूज्ड एनी। नेक्स्ट क्या है इसकी डिसएडवांटेज, दीज स्टाइल्स कैन नॉट बी रीयूज्ड एनीवेयर एल्स। इन स्टाइल्स को आप रीयूज़ नहीं कर सकते हो, एक ही बार आपने लगाया किसी एलिमेंट पे दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हो। दीज स्टाइल्स आर टफ टू बी एडिटेड बिकॉज दे आर नॉट स्टोर्ड एट अ सिंगल प्लेस। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आपको हर एक एलिमेंट पे लगी हुई इनलाइन CSS को एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी टफ है बिकॉज सारे स्टाइल्स एक जगह पर सेफ नहीं होते हैं। जैसे कि आपके कहाँ पे होते हैं, एक्सटर्नल में होते हैं और इंटरनल में होते हैं। It is not possible to style pseudo codes and pseudo classes with the inline CSS। inline CSS का इस्तेमाल करके आप pseudo code और pseudo classes को स्टाइल नहीं कर सकते हो। inline CSS does not provide browser cached advantages। तो ब्राउज़र की जो कैशे होती है, एक मेमोरी होती है, उसको एडवांटेज नहीं प्रोवाइड करती है आपकी inline CSS। तो ये सारी आपके डिसएडवांटेजेस हैं inline CSS की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B की, और क्वेश्चन नंबर B क्या है देखते हैं। व्हाट इज़ अ मार्क्यू
या मार्की बोलते हैं इसे। मार्की क्या है? हाउ मैनी टैग्स कैन बी यूज टू सेपरेट अ सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द स्पैन टैग। तो 7 मार्क्स में आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं। पहले मार्की क्या होता है, फिर कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं जो आपके सेक्शन को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, और फिर स्पैन टैग क्या है। तो यहाँ पे सोल्यूशन नंबर बी, एन HTML marquee is a scrolling piece of the text displayed either horizontally across or vertically down your web page depending on the settings। आपने देखा होगा कई बार आपने वेबसाइट्स खोली है तो आपको मार्की दिखती है, मतलब इस तरीके से स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऐसे ऐसे मूव करता रहता है या फिर ऐसे ऐसे करता रहता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली भी करता है आपका मार्की और वर्टिकली भी करता है। जैसे आपकी एड्स वगैरह आती हैं, ठीक है, तो एड्स आपकी नीचे ऐसे चलती रहती है कि अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो इस तरीके से उसकी जो हेडलाइंस है वो चलती रहती है नीचे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे आपके न्यूज़ चैनल के नीचे चलती है ना, हेडलाइंस नीचे चलती रहती है, उस टाइप से उसे मार्की बोलते हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो ऐसे मार्कीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको मार्की टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे एस नहीं आएगा। तो इसे बेसिकली क्या करते हैं, स्क्रोलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट करने के लिए, किसी आपको टेक्स्ट को स्क्रोल कराने के लिए मार्की का इस्तेमाल करना पड़ता है। नोट द मार्की टैग डेप्रिकेटेड इन HTML5। HTML5 में मार्की टैग का इस्तेमाल नहीं होता है। डू नॉट यूज़ दिस एलिमेंट, इंस्टेड ऑफ यू कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट एंड CSS टू क्रिएट सच इफ़ेक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा आप CSS या फिर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ऐसे इफ़ेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मार्की टैग आपका HTML5 में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिकेटेड हो गया है। नेक्स्ट सिंटेक्स देखते हैं क्या है इसका। अ सिंपल सिंटेक्स टू यूज़ HTML मार्की टैग इज़ एज फॉलोज। मार्की लिखा, इसका एट्रीब्यूट नेम और इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करी, और यहाँ पे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं मार्की टेक्स्ट के। 1 और मोर लाइन और टेक्स्ट मैसेज और इमेज। आप इमेज पे भी मार्की लगा सकते हो, आपकी इमेज भी ऐसे 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 मूव कर सकती है और फिर आप मार्की को बंद कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिंटेक्स होता है। मार्की लिखा, एट्रीब्यूट्स डाल दिए, उसकी वैल्यू डाल दी अलग अलग, और फिर टेक्स्ट लिखा 1 या 2 लाइन में, या फिर आपने एक इमेज लगा दी और फिर मार्की को बंद कर दिया, क्लोजिंग टैग। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्की टैग्स। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं मार्की टैग के। तो पहला है आपका विथ एट्रीब्यूट, प्रोवाइड्स अ विथ और द ब्रेथ ऑफ द मार्क्यू। फॉर एग्जाम्पल विथ 10 और विथ 20%। तो विथ का मतलब क्या है, आप उसे उसकी चौड़ाई प्रोवाइड कर रहे हो, कितना चौड़ा वो होगा, उसकी विथ या उसकी ब्रेथ बोल सकते हैं। तो आप इसको विथ इज इक्वल टू 10 ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, और या फिर ऐसे करके 20% भी दे सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो परसेंट लिखो या डायरेक्टली ऐसे लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट इज हाइट, प्रोवाइड्स अ हाइट और लेंथ ऑफ द मार्की। इसकी हाइट कितनी होगी, मतलब ये इतना कितना होगा, ये इसकी हाइट कितनी होगी, ये हाइट होती है, ये विथ होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए आप वही हाइट इज इक्वल टू 20 कर सकते हो या फिर 30 कुछ भी डाल सकते हो परसेंटेज के साथ। फिर डायरेक्शन, प्रोवाइड्स द डायरेक्शन और द वे इन विच योर मार्की विल अलाउ टू यू टू स्क्रोल। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। आपकी मार्की की पोजीशन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, कोई सी वैल्यू आप सेट कर सकते हो एट्रीब्यूट की। नेक्स्ट इज स्क्रोल डिले, प्रोवाइड्स अ फीचर हुज वैल्यू विल बी यूज्ड फॉर डिलेइंग अमंग ईच जंप। ठीक है, आपको डिले लगाना है कि कितने डिले के बाद नेक्स्ट मार्की आपका शुरू होगा, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्क्रोल अमाउंट, प्रोवाइड्स वैल्यू फॉर स्पीडिंग द मार्की फीचर, कितनी स्पीड से वो मूव करेगा, इसके लिए स्क्रोल अमाउंट है। फिर बिहेवियर है, प्रोवाइड्स द स्क्रोलिंग टाइप इन अ मार्की दैट स्क्रोलिंग कैन बी लाइक स्लाइडिंग, स्क्रोलिंग और ऑल्टरनेट। आपको किस टाइप से स्क्रोल करवाना है, एकदम फास्ट ऐसे आ जाए और ऐसे चला जाए, ऐसे करना है, या फिर आराम 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 से आए। ठीक है, तो किस टाइप से, स्लाइडिंग करवानी है, स्क्रोलिंग या फिर ऑल्टरनेट। नेक्स्ट इज लूप, प्रोवाइड्स हाउ मेनी टाइम्स द मार्की विल लूप, कितनी बार आपका मार्की लूप में चलता रहेगा, एक ही लाइन आपको बार बार दिखती रहेगी, कितनी बार, लूप के लिए मतलब रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट इज बीजी कलर, प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड कलर वेयर द वैल्यू विल बी आइदर द नेम ऑफ द कलर और द हेक्साडेसिमल कलर कोड। मतलब जो आपका ये मार्की होता है, इसके अंदर आपने लिखा है, मान लो हेलो, वेलकम ऑल,
तो जो ये इसका बैकग्राउंड है पीछे का, इसका जो कलर है, ये जो कलर है पीछे वाला, इसको आप सेट कर सकते हो यूजिंग बीजी कलर प्रॉपर्टी। अब कलर के अंदर आप डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हो या फिर उसका हेक्साडेसिमल कोड विद द हैश करेक्टर जो आपने ऊपर अभी देखा था, ठीक है। फिर वी स्पेस है और एच स्पेस है। वी स्पेस क्या होता है, प्रोवाइड्स अ वर्टिकल स्पेस एंड इट्स वैल्यू बी लाइक एच स्पेस, और वी स्पेस इज इक्वल टू 20 और 30%। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे एच स्पेस है, एच, ठीक है। तो आपको कितना स्पेस देना है उसे, वर्टिकली स्पेस और हॉरिजॉन्टली स्पेस देना है, तो इसके लिए आप सेट कर सकते हो ऐसी वैल्यूज़। तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं मार्की के। तो यहाँ हमने अपने क्वेश्चन बी का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे पहुँचेंगे। नेक्स्ट इज देयर आर 3 टैग्स विच आर यूज टू सेपरेट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए 3 टाइप के आपके पास टैग अवेलेबल है इन HTML। फर्स्ट आपका है BR टैग, सेकेंड है आपका P टैग, एंड थर्ड है आपका ब्लॉक कोट टैग। ये भी आपका एक फ्रेज टैग होता है, ठीक है। फर्स्ट इज BR टैग। BR क्या होता है आपका, ब्रेक लाइन। ये आपका होता है एम्प्टी टैग, ये होता है आपका एम्प्टी टैग, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है आज की क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। यूजुअली BR टैग इज़ यूज टू सेपरेट द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। इट ब्रेक्स द करंट लाइन एंड कन्वेज द फ्लो टू नेक्स्ट लाइन। तो अगर आपको कोई लाइन कहीं पर ब्रेक लगा के नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करनी है तो इसके लिए आप BR का इस्तेमाल करते हो। तो हैंस यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट का सेक्शन है वो सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज P टैग, पैराग्राफ टैग। द P टैग कंटेन्स द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ द न्यू पैराग्राफ। आप जानते हो जब भी आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक न्यू लाइन मिलती है और आप इस टाइप से यहाँ से अपना टेक्स्ट शुरू करते हो। तो यहाँ पे भी आपको सेपरेट मिलता है टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट इज ब्लॉक कोट टैग। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन द लार्ज कोटेड सेक्शन। If you have a large quotations then put entire text within the block quote text, ठीक है। तो अगर आपको लार्ज कोटेड सेक्शन को डिफाइन करना है, जैसे कि जो कोट्स होते हैं आपके इस टाइप से जो कोट्स लिखे होते हैं बहुत सारे, तो इसको डिफाइन करने के लिए आप ब्लॉक कोट में इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका सेक्शन डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो 3 आपके टैग्स हैं जहाँ पे आपका टेक्स्ट सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे पार्ट 3 की। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्पैन टैग। बात करेंगे यहाँ पे HTML स्पैन टैग के बारे में। द HTML स्पैन एलिमेंट इज़ अ जेनेरिक इनलाइन कंटेनर फॉर द इनलाइन एलिमेंट्स एंड कंटेंट। तो इनलाइन एलिमेंट्स और कंटेंट के लिए ये इनलाइन कंटेनर की तरह काम करता है। इट इज़ यूज टू ग्रुप द एलिमेंट्स फॉर स्टाइलिंग पर्पसेस बाय यूजिंग द क्लास और द ID एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एलिमेंट्स को ग्रुप करता है और ग्रुप करके उन पे स्टाइलिंग लगाता है और ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल करता है ID का या फिर क्लास का। A better way to use it when no other semantic element is available, ठीक है। जब आपके पूरे कंटेंट में सिमेंटिक एलिमेंट ना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका रहता है। स्पैन आपका बहुत सिमिलर काम करता है डिव की तरह, लेकिन डिव की बात करूँ तो डिव आपका एक ब्लॉक लेवल टैग होता है और स्पैन आपका इनलाइन टैग होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लो यहाँ पे। Span tag is a paired tag, means it has both open and the closing tag and it is mandatory to close the tag, ठीक है। mandatory यहाँ पे close करना tag को। The span tag is used for grouping of inline elements, inline elements की grouping करने के काम आता है। The span tag does not make any visual change by itself, कोई visual change नहीं करता है ये। Span is very similar to div tag, but div is block level tag and span is the inline tag. Tag का सिंटेक्स क्या है देख लो। span लिखा आपने, क्लास यहाँ पे सेट करी जो भी क्लास थी, सम टेक्स्ट जो भी लिखा आपने और फिर span को बंद कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे क्या है। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, span टैग का ये एग्जाम्पल है। हेड बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी, P टैग स्टार्ट किया, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। अब स्पैन किया यहाँ पे, स्टाइल इज इक्वल टू यहाँ पे आपने कलर करके सेट कर दिया स्टाइल के अंदर। फिर दिस इज़ अ पैराग्राफ, फिर से स्पैन लगाया और दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने P टैग लगाया, स्पैन,
स्टाइल इज इक्वल टू कलर, और यहाँ पे फिर कलर सेट करा इस वाले पैराग्राफ पे। फिर दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, और यहाँ पर स्पैन को बंद कर दिया, पी टैग को आपने बंद कर दिया, और बॉडी को आपने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, बॉडी को स्टार्ट किया पी टैग में, दिस इज़ अ पैराग्राफ, स्पैन स्टार्ट किया, स्टाइल इज इक्वल टू यहाँ पे आपने कलर कर दिया इस कलर से, फिर दिस इज़ अ पैराग्राफ, स्पैन बंद करा, दिस इज़ अ पैराग्राफ, पी टैग को बंद किया, फिर पी एक और स्टार्ट किया, स्पैन यहाँ पे स्टाइल लगा के कलर लगा दिया, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, और स्पैन बंद किया, पी बंद किया, बॉडी बंद करी, HTML बंद किया। तो यहाँ पे आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक आपका दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये दैट इज़ आ गया। फिर आपने इस वाले में स्पैन लगाया था, स्पैन स्टाइल, तो जो अंदर वाला आपका इनलाइन एलिमेंट है इस पर आपका लग गया क्या, कलर लग गया रेड। इसके बाद आपका दिस इज़ अ पैराग्राफ ये वाला है। फिर नीचे आपने एक दूसरा पैराग्राफ लिया, उसके अंदर ये वाला स्टाइल लगाया, कलर लगा दिया ये वाला, तो इस तरीके से यहाँ पे कलर लग गया। तो ये काम किया आपने स्पैन के साथ। ठीक है, इस तरीके से अपने स्पैन टैग का इस्तेमाल करके इनलाइन एलिमेंट को ग्रुपिंग करके स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने सारे क्वेश्चंस जो आज की क्लास में कवर करने थे वो कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में M2R5 के हम मैराथन क्लास लेके आएंगे M2R5 के लिए, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगे। 2 से ढाई घंटे की वो क्लास होगी, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी वो क्लास, वो ज़रूर से ले लेना। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके पार्ट ए में। सो अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट टू ऑल, और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए गेस्ट पेपर्स ले सकते हो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर की के साथ, और हर मॉड्यूल के 2 पेपर्स अवेलेबल है, या आपके पास नंबर है, इस पर बात करके आप पेपर्स ले सकते हो। थैंक यू।